श्री पलटू राम जी, कैलाशनाथ शुक्ला जी, राम प्रताप वर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बलरामपुर सुश्री आरती तिवारी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रावस्ती श्री रतन मिश्रा जी, पूर्व विधायक श्री शैलेश कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के बलरामपुर के अध्यक्ष प्रदीप सिंह जी, नगर पालिका परिषद बलरामपुर के अध्यक्ष श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, ग्रामोदय प्रकल्प दीनदयाल शोध संस्थान गोंडा के प्रभारी श्री रामकृष्ण तिवारी जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद बलरामपुर के सभी पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और हमारी तराई के क्षेत्र में जहां कहीं भी थारू जनजाति के निवासी रहते हैं, वहां से आए वे सभी प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मां पाटेश्वरी के धाम से विख्यात जनपद बलरामपुर इस धरा को मैं नमन करता हूं, जिस धरा को कभी महाराजा बलरामपुर ने नेतृत्व देकर के विकास के पथ पर अग्रसर करने का प्रयास किया था। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के कार्यक्रम को 1949 में आगे बढ़ाने में भी महाराज बलरामपुर का बहुत बड़ा योगदान था और आज ये हम सब के लिए गौरव का क्षण है कि जिस धरती को अपनी कर्म भूमि के रूप में गौरवान्वित किया श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिस क्षेत्र को विकास की एक नई आभा के साथ आलोकित करने का कार्य किया, भारत रत्न नानाजी देशमुख जी ने जो कार्य किया इंडिया बॉर्डर में, उनकी विरासत आज भी हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आज के इस अवसर पर जब थारू संग्रहालय का लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है, मैं अपने जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए, थारू जनजाति से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित भाइयों और बहनों को हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक और हम यहां पर आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में थारू संग्रहालय, जो आपको अपने अतीत के साथ जोड़ करके इन कार्यक्रमों को विकास की एक नई आभा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, जहां इसका लोकार्पण कर रहे हैं, वही याद करिए कि जब हम आजादी के अमृत महोत्सव में प्रवेश किए थे, तो आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में स्वतंत्र भारत में पहली बार एक जनजातीय नेत्री अपनी सादगी, अपनी सहजता, अपनी सरलता, अपने नेतृत्व की क्षमता के कारण देश की राष्ट्रपति बनी है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति बनी है। आज का उद्घाटन इसलिए भी महत्वपूर्ण है जब हम यहां पे जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण कर रहे हैं और वह भी अपने आदरणीय राष्ट्रपति के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम हो रहा है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। ये पूरे भारतवासियों का और जनजातीय समुदाय के सम्मान के गौरव का प्रतीक इस संग्रहालय बने, इस दृष्टि से आज मैं विशेष रूप से बलरामपुर जनपद में आया हूं। भाइयों बहनों, बलरामपुर जनपद के बारे में जो मैंने पहले भी कहा
अपने गौरवशाली विरासत का प्रतीक है बलरामपुर जनपद। यहां का जनजातीय समुदाय जो बहुतायत में थारू जनजाति से जुड़ा हुआ है, हमारा जनजातीय समाज तो वैसे भी, जो यहां पर हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री कह रहे थे कि अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, जंगलों की रक्षा करता है और जमीन के प्रति अनुराग भी रखता है। जड़ों से जुड़ने का मतलब अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है। मुझे याद है आज से लगभग 15-16 वर्ष पहले मैं यहां पर आया था, महाराणा प्रताप की मूर्ति के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ वो आयोजन हुआ था। और मुझे याद है उस समय यहां के समुदाय के लोगों ने किस गौरव के साथ कहा था कि हम तो मेवाड़ के महाराणा की वंशज परंपरा के हैं, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं का छक्का छुड़ाने के लिए महाराणा प्रताप की सेना के साथ जुड़ करके कार्य किया था। ये गौरव की अनुभूति, यही विरासत का सम्मान है और यही विरासत का सम्मान हमें अपनी जड़ों के साथ जोड़ता है। जिसको अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होती, वो अपने जड़ों को भी मजबूत नहीं कर सकता है और अपनी धरती माता की प्रति भी माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या के इस भाव को भी कभी मजबूती प्रदान नहीं कर सकता है। जड़ों से जुड़ने का हमारे जनजातीय समुदाय का अपना अनुभव है, एक गौरवशाली उनका अतीत है। तो जंगलों की रक्षा का भी दायित्व उन्होंने अपने कंधों पर उठाया। याद करिए, अगर पूरी दुनिया ने जंगलों को बचाने के संकल्प के साथ अपने आप को जोड़ा होता तो ग्लोबल वार्मिंग की जो चैलेंज आज जीव सृष्टि के सामने आ रही है, कहीं पर टेम्परेचर इतना गर्म हो जा रहा है कि लोगों का जीना हराम हो जा रहा है, कहीं पर इतना ठंडा हो जाता है कि वहां पर जीव जंतु सबके अस्तित्व के सामने संकट खड़ा होता दिखाई देता है। कहीं इतनी बरसात पड़ जाती है कि तब भी जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। इन सभी समस्याओं का समाधान अगर है, इन जंगलों की सुरक्षा में है, इनके पर्यावरण के संरक्षण में है, इसकी सुरक्षा में है। और पर्यावरण का संरक्षण कैसे होना चाहिए, ये अगर जानना है तो हमारे जनजातीय समुदाय से जाकर के लोग सीखे। किस आत्मीयता के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और कैसे उन्होंने जंगलों की सुरक्षा के साथ अपने जीवन को लगा करके सैकड़ों हजारों वर्षों को उन्होंने गुजर बसर करके आज भी उसके साथ वही लगाव, वही आत्मीयता उनके मन में है। और भाइयों बहनों, जमीन के प्रति उनका अनुराग भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये भारतीय मनीषा की ही देन है। हम में से हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं, ये हमारे संस्कार हैं। और इन संस्कारों के साथ जुड़ करके प्राचीन काल से ही हमारा यह जनजातीय समुदाय सदैव से जड़, जमीन और जंगल की रक्षा करके न केवल स्वयं के गौरव की अनुभूति करता, अतीत के गौरव की अनुभूति करता है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ धरती माता के संरक्षण का दायित्व भी अपने कंधों पे लेता आया है। और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय समुदाय के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए 15 नवंबर की तिथि को जनजातीय दिवस के रूप में रखा है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है और आज पूरे देश के अंदर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर की तिथि को पूरा देश मनाता है।
इस दिवस को मनाने के पीछे भी यही हेतु है कि जो गौरवशाली अतीत है, देश की महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनकर के विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का कार्य हो या विदेशी आक्रांताओं का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए किया गया उनका संघर्ष हो, उसका स्मरण किया जा सके, इसकी अनुभूति कराता है 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। भगवान बिरसा मुंडा ने भी तो अपना जीवन इसी के लिए समर्पित किया था। थारू समुदाय के लोगों ने महाराणा प्रताप के सेना का हिस्सा बनकर के विदेशी हुकूमत को भारत की धरती से खदेड़ने के लिए और अंतिम दम तक लड़ने के, धरती माता की रक्षा करने, उन किसी भी प्रकार के आक्रांताओं को भारत की धरती पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस संकल्प के साथ महाराणा की सेना के साथ चल करके लड़ करके भारत की सुरक्षा में, धर्म और संस्कृति की रक्षा में अपना योगदान दिया था। और आज यही कारण है भाइयों बहनों, जब हम भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 9 वर्ष के यशस्वी कार्यकाल को देख रहे हैं, हमारे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत कुछ है कहने के लिए। एक और वैश्विक मंच पर बढ़ रहा भारत का सम्मान। अभी परसों 21 जून को हम योग दिवस का आयोजन करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दुनिया के लगभग 200 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जुड़ेंगे। भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। शरीर और मन से कैसे व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, इसकी आप एहसास भी करेंगे, योग के साथ जुड़कर उसका एहसास भी करेंगे। भाइयों बहनों, एक तरफ विरासत को सम्मान देने का एक कार्यक्रम, प्रयागराज कुंभ को आपने देखा होगा, दुनिया के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता देना, ये भी प्रधानमंत्री जी के कारण हुआ। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को वैश्विक मान्यता मिल रही है, विश्व में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। आपने देखा होगा आज ही प्रधानमंत्री जी अपने 6 दिवसीय दौरे पर दुनिया के तमाम देशों में गए हैं। मिस्र और अमेरिका की उनकी यात्रा एक बार फिर से यादगार बनने वाली है। वैसे ही जैसे 19 मई से लेकर के 24 मई के बीच 6 दिवसीय उस यात्रा के दौरान आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी दुनिया के जिन भी देशों में गए, पापुआ न्यू गिनी हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन सभी देशों में प्रधानमंत्री जी को जो सम्मान मिला वो अभिभूत करने वाला है, प्रत्येक भारतीय के गौरव को बढ़ाने वाला है। आज वैश्विक मंच पर आप देखते होंगे जहां कहीं भी संकट खड़ा होता है, दुनिया संकट मोचक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखती है, भारत की ओर देखता है, आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देखता है। यह वैश्विक मंच पर भारत का बढ़ता हुआ सम्मान है, तो सुरक्षा का बेहतर वातावरण भारत के अंदर बनना। आज भारत सुरक्षित है, एक तरफ सुरक्षित भारत और दूसरी तरफ समृद्धि की ओर अग्रसर होता हुआ भारत, समृद्धि की ओर अग्रसर होता हुआ भारत। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे का कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने का कार्य हो रहा है, हर घर बिजली और हर घर नल की योजना साकार हो रही है। लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं में एक नए मानक 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने गढ़े हैं। भाइयों बहनों, आज से 9 वर्ष पहले एक सपना था कि गरीब को भी मकान मिलेगा, लेकिन आज ये सपना साकार हुआ है। देश के अंदर 3.5 करोड़ गरीबों को जहां आवास मिले, वहीं अकेले उत्तर प्रदेश में 54 लाख गरीबों को एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर देने का कार्य किया गया है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को हम लोगों ने फ्री में शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाई है।
देश के अंदर 10 करोड़ ऐसे लोगों को सुविधा प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, आज से 5 वर्ष 7 वर्ष पहले गरीब के लिए उपचार एक सपना था। आज प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के माध्यम से आयुष्मान भारत योजना आप सबको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देता है। आज इसकी कोई समस्या नहीं कि व्यक्ति बीमार पड़ा और उसके बाद परिवार में इस बात के लिए लोग दुखी है कि उपचार कैसे होगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना आपके उपचार के लिए आपका सहयोग देने के लिए तैयार है। आज आप देखते होंगे कि कोरोना जैसी महामारी के दौरान दुनिया के बड़े बड़े और विकसित देश जो काम नहीं कर पाए, अकेले भारत ने वो कार्य करके दिखाया। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और भाइयों बहनों 80 करोड़ लोगों को लगातार 3.25 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देने का कार्य भी अगर किसी ने किया है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। कोई जाति नहीं देखी गई, कोई मत और मजहब नहीं देखा गया। भारत का नागरिक है, हर जरूरतमंद को राशन मिलेगा, हर जरूरतमंद को चिकित्सा की सुविधा मिलेगी, हर जरूरतमंद को अन्य सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य करेंगे। विकास की नई आभा के साथ हम भारत को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का कार्य करेंगे, और आज भारत उस दिशा में आगे तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, बलरामपुर जनपद के बारे में जैसे मैं पहले भी कह रहा था, यह हम सबके लिए गौरव की बात है। आदिशक्ति मां पाटेश्वरी का आशीर्वाद सदैव से इस जनपद और इस कमिश्नरी और इस क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होता रहा है। आदिशक्ति मां पाटेश्वरी के धाम में भी एक थारू जनजाति का एक छात्रावास संचालित होता है 1993-94 से। 100 बच्चे वहां रह करके नित्य स्कूल जाते हैं, वहां पढ़ते हैं। उन बच्चों की संस्कार और उनके समर्पण को देख करके हमें थारू जनजाति के लोगों के एक गौरवशाली अतीत की जानकारी मिलती है। आज हमारा बलरामपुर विकास की एक नई बुलंदियों की उच्चता दिखाई दे रहा है। कोई सोचता था इससे पहले बलरामपुर की इतनी अच्छी कनेक्टिविटी होगी? आज तो बलरामपुर में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी होने जा रहा है समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। बलरामपुर में केजीएमयू के सैटेलाइट सेंटर के रूप में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। बलरामपुर जिले में थारू संग्रहालय का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। बलरामपुर जनपद अब तेजी के साथ बढ़ता हुआ एक ऐसा जनपद है जो आज से 5 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले आकांक्षात्मक जनपद था। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा माना जाता था, स्वास्थ्य की सुविधाओं में पिछड़ा माना जाता था, कृषि और जल संसाधन के मामले में पिछड़ा माना जाता था, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार में पिछड़ा माना जाता था, फाइनेंशियल इंक्लूजन में वित्तीय समावेशन में पिछड़ा माना जाता था। लेकिन अब आकांक्षात्मक जनपद से उभर करके एक विकास की प्रक्रिया के साथ विकसित जनपद की श्रेणी में तेजी के साथ बलरामपुर जनपद ने कदम बढ़ाए हैं। और विगत 3 वर्ष के अंदर बलरामपुर जनपद ने जो छलांग लगाई है वह बहुत सराहनीय है। लेकिन इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा, सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। बलरामपुर जनपद अब सामने आगे बढ़ चुका है। सड़क की कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, रेल की कनेक्टिविटी और अच्छी करने के प्रयास हो रहे हैं। बलरामपुर के बगल में ही श्रावस्ती में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। और यही नहीं, उच्च शिक्षा के लिए अब आदिशक्ति मां पाटेश्वरी के नाम पर एक विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्यक्रम भी इस कमिश्नरी के लिए स्वीकृत किया जा चुका है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि विकास की प्रक्रिया किस तेजी के साथ आगे बढ़ी है। और आज जब मैं यहां पर आया हूं, हमने तय किया है
थारू जनजाति हो, गौड़ जनजाति हो, हमारा मंत्री तो गौड़ी जनजाति से, थारू जनजाति हो, गौड़ जनजाति हो, बुक्सा हो, चेरो हो या फिर सहरिया हो, ये सभी को हम 100% सेचुरेशन की तरफ लेके जाएंगे। यानी 100% सेचुरेशन का मतलब जिन परिवारों के पास जमीन नहीं होगी उनको जमीन के पट्टे उपलब्ध करवाने के कार्य होंगे। वनाधिकार कानून के अंतर्गत इस प्रकार के संशोधन किए जा चुके हैं। अभी मैं परसों सोनभद्र में था और हम लोगों ने वहां पर 11,000 ऐसे परिवार थे जिनके पास अपने पट्टे नहीं थे जमीन के। उन 11,000 परिवारों को पट्टा देने की स्वीकृति वहां पर दी है। और यहां पर भी 5 गांव ऐसे थे जो वनटांगिया गांव थे, जंगल उन्होंने लगाए लेकिन उनको कभी आजादी के बाद सम्मान और अधिकार नहीं मिल पाया। आज उन्हें राज्य सरकार ने अनुमति दे दी, राजस्व कराओं की गांव के रूप में मान्यता दी। आज उनको सब कुछ अपने पास है और हमने तय किया है कि वनवासी हो, चाहे यहाँ पर थारू जनजाति हो या वनटांगिया हो, उन्हें पट्टा देने के साथ साथ सबके पास, जिनके पास अपना आवास नहीं, सरकार उनका पक्का आवास बनाने का कार्य भी करेगी। एक एक आवास उन सबको उपलब्ध करवाने का कार्य भी करेगी। राशन कार्ड उनको उपलब्ध करवाएगी, घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य भी करेगी। निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन, जो निराश्रित बुजुर्ग हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग जनों को दिव्यांग पेंशन उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार भी करेगी। और हर जरूरतमंद को, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है, उन्हें आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का काम भी सरकार करेगी। गरीब बच्चों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालय, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, आज भी दूर दराज के क्षेत्रों में रह करके स्कूल से वंचित है, उन बच्चों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालय के माध्यम से फ्री एजुकेशन के साथ साथ यूनिफॉर्म फ्री, बैग बुक्स फ्री, जूते मोजे भी उनको उपलब्ध करवाए जाते हैं और साथ साथ स्कॉलरशिप की सुविधा भी दी जाती है जिससे वे अच्छी पढ़ाई कर सके, आधुनिक पढ़ाई कर सके, आगे बढ़ सके। और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अनेक अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं। मुझे जो बताया गया, यहाँ पे थारू बाहुल्य गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी देने का कार्य हुआ है। कहीं सीसी रोड बनाए गए हैं, कहीं इंटरलॉकिंग की रोड बनाए गए हैं, बिजली की व्यवस्था और सोलर पैनल उपलब्ध करवाने के कार्य भी किए गए हैं। हर घर नल की योजना के साथ जोड़ने का कार्य भी हो रहा है। और साथ साथ अभी मैं देख रहा था जो प्रदर्शनी लगी हुई है, वास्तव में ईश्वर ने इन्हें एक हुनर भी दिया है। इनकी हाथ की सफाई, कितनी अच्छे ढंग से कलाकृतियों को बनाने का कार्य सभी लोग करते हैं और इसको एक मंच भी मिलना चाहिए। इसीलिए आज यहां पर प्रभारी मंत्री के साथ पर्यटन मंत्री भी आए हैं, समाज कल्याण और जनजाति कल्याण के मंत्री भी आए हैं। कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बना करके जनजातीय समुदाय अपना सामान वहां पहुंचाए, उनका दाम उन्हें मिले और फिर उसे मार्केट की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य प्रशासन और शासन करेगा, जिससे इनकी आमदनी को और अधिक आगे बढ़ाया जा सके, इनकी आमदनी में वृद्धि की जा सके। ये जो संग्रहालय है, ये संग्रहालय आपकी विरासत को आगे बढ़ाने का, उसको विकास के साथ जोड़ने का, उससे आने वाली पीढ़ी को गौरव की अनुभूति कराने का एक अवसर प्रदान करेगा। और इसलिए इस संग्रहालय के संरक्षण के साथ साथ यहां पर नियमित रूप से लोगों का आवागमन हो, लोग देखें। मैं यहां के जो मुखिया हैं, थारू जनजाति से जुड़े हुए जितने ग्राम प्रधान हैं या मुखिया हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि उनके पास जो पुराने थारू संस्कृति से जुड़े हुए ऐसे सामान पड़े होंगे जिनको आज के समय में हो सकता है कि वे उपयोग में कर रहे हो, लेकिन वह संग्रहालय में रखने लायक होंगे।
वह यहाँ पर संग्रहालय में उपलब्ध करवाएंगे। तो उसके नीचे हम एक पट्टिका में उनका नाम जरूर लिखेंगे, ये उनके द्वारा प्रदान किया गया है। तो इस संग्रहालय के साथ उनका नाम भी हमेशा के लिए अमरता की ओर बढ़ जाएगा। संग्रहालय में लोग देखेंगे कि कितनी प्राचीन विरासत इसके साथ जुड़ी हुई है। एक कार्य ये करना और इस संग्रहालय को बलरामपुर से, तुलसीपुर से, पचपेड़वा और गैसड़ी से लोग आ सके, वहां से बस सेवा के साथ जोड़ना। लोग आए, स्कूली बच्चों को भी घुमाइए, यहाँ पर ला करके अच्छी सुविधा उनको उपलब्ध करवाइए, दिखाइए। थारू म्यूजियम के माध्यम से थारू संस्कृति के साथ जोड़ने, इस विरासत के साथ आगे बढ़ाने का कार्य अगर होगा तो लोगों को थारुओं की रहन सहन, उनकी कार्य पद्धति, उनकी समृद्ध विरासत की जानकारी होगी और इसको हम आगे बढ़ाने का कार्य करें। भाइयों बहनों, विरासत को भुला करके कोई समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता और उसका नमूना है कल एक और कार्य हुआ। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने कल सनातन हिंदू धर्म के साहित्य प्रकाशन के सबसे बड़े केंद्र गोरखपुर के गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चयन किया है। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा गीता प्रेस पिछले 100 वर्षों से धार्मिक साहित्य प्रकाशन का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। सस्ते मूल्य पर, बिना किसी सरकारी सहयोग के धार्मिक साहित्य, गीता है, रामायण है, वेद है, रामचरितमानस है और हर प्रकार के अन्य धार्मिक साहित्य को प्रकाशन के प्रमुख केंद्र के रूप में पिछले 100 वर्षों से सनातन हिंदू धर्म की सेवा गीता प्रेस कर रहा है। सनातन हिंदू धर्म मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का संदेश सनातन हिंदू धर्म देता है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सनातन हिंदू धर्म देता है और इसलिए सनातन हिंदू धर्म जो सबके कल्याण की बात करता है, पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानता है, उसके प्रकाशन के प्रमुख केंद्र को गांधी पीस प्राइज मिलना यह अपने आप में जहां गौरव की बात है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं गीता प्रेस को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, जिन लोगों को अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होता है, जो लोग अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, उनके वर्तमान वंशज भी गीता प्रेस को मिले इस सम्मान को नहीं पचा पा रहे हैं। यानी उनको लगता है कि गीता प्रेस को यह सम्मान क्यों दे दिया गया, क्योंकि गीता प्रेस को मिला यह सम्मान सनातन हिंदू धर्म के प्रति अनुराग रखने वाले दुनिया के 100 करोड़ हिंदुओं का सम्मान है और इसको आज कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। कल कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को मैं देख रहा था और मुझे बड़ी निराशा हो रही थी कि जो कांग्रेस अपने आप को देश के सबसे पुराने दल के रूप में स्थापित करने की बात करती है, उस कांग्रेस के लोग भारत की विरासत के प्रति इतना गंदा रवैया रखते हो, इससे बड़ी निर्लज्जता की बात दूसरी नहीं हो सकती है। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमें अपने गौरवशाली विरासत पर सदैव गर्व करना चाहिए, उसके संरक्षण के लिए कार्य करना चाहिए। कल का कार्यक्रम जो कल संपन्न हुआ है, अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की जूरी ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चयन किया है, ये विरासत की उसी परंपरा का सम्मान है और आज उसी का अनुसरण करते हुए यहाँ पर थारू संग्रहालय का उद्घाटन भी इसी गौरवशाली परंपरा के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक अवसर है। इस अवसर पर एक बार फिर से सभी जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए आप सभी भाइयों बहनों को मैं बधाई देता हूं। बलरामपुर वासियों को इस नए उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो प्रयास किया गया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर के
भारत की समृद्धि, भारत की सुरक्षा और भारत के स्वाभिमान के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। एक बार फिर से थारू जनजाति से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित भाइयों और बहनों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की भाजपा की सरकार सदैव आपके साथ में है, आपके हितों को संरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है, आपको हर प्रकार की सुरक्षा और समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति हृदय से शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।